से तो उनका खैर रिहा होना जो है वो गैर मामूली तो है ही, मामूली बात तो नहीं है। हमारे साथ तो उनकी कोई डील नहीं हो रही। अगर किसी और जगह पे हुई है तो वो बात सामने आ जाएगी। ये जजेस में से अक्सरियत पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़े जो इमरान न्याजी के लिए चुने हुए हैं, चल पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा। हार गया और बेगबात जीत गई, और वो क्रश और इन्हीं की मोहब्बत जो है उसने पाकिस्तान के तमाम तर जो रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, जो तकाजे हैं कानून के, वो सब जो है उनको बाला ताक रख दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। गुज़श्ता रात लंदन में बरतानिया के दारुल हुकूमत में एक वाकया पेश आया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी अहलिया के हमराह एक तकरीब से बाहर आ रहे थे। वहां पर मौजूद पाकिस्तानी नय्याद बरतानवी शहरियों ने उनकी गाड़ी का घेराव किया, नारेबाजी की गई, और क्योंकि ये सीन क्रिएट हो गया था तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया जिस गाड़ी में निकले तो पिछली सीट के पर घुटनों में सर दबाकर उनको वहां से निकलना पड़ा। अब पाकिस्तान में वजारत दाखिला ने इस मामले पर बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लिया है और कहा यह है कि आइडेंटिफाई किया जाएगा कौन से पाकिस्तानी वहां पर मौजूद थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। अब इसमें सवाल यह है कि क्या ये वाकया वाकई ही बहुत अफसोसनाक है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लंदन में बरतानिया में ये वाकया हुआ है और वहां पर ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म नहीं है और ये उनका जमहूरी हक तस्वुर किया गया है, तो क्या उसकी बुनियाद पर इस कदर संगीन सजा के पाकिस्तानियत का दम भरने वाले लोगों की शहरियत ही मनसूख कर दी जाए? क्या इसी तरीके से ये मामला चलेगा? आज तो इस मामले के ऊपर भी प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन अदरवाइज इस वक्त डील की बात गश्त है। बात चल रही है कि मुमकिन तौर पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कोई मुमकिन तौर पर डील या अंडरस्टैंडिंग हो गई है और अब एक पैनिक आता हुआ नजर आता है। मुख्तलिफ अहम हुकूमती ओहदेदार, वुज़रा और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले इस शुबे का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे टॉक शो में जावेद लतीफ साहब ने यह कहा कि सहूलतकारी हो रही है, बड़े भरपूर तरीके से इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से एक ट्वीट किया गुज़श्ता रोज। वो ट्वीट बड़ा सर्कुलेट कर रहा है जिसमें वो मुमकिन तौर पर किसी डील की या अंडरस्टैंडिंग की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कहानी कहां से शुरू हुई? कहानी यहां से शुरू हुई कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर वो गायब हुए। गायब होने के बाद जब वो नमूदार हुए फ्लोर ऑफ द असेंबली पे, उन्होंने कहा कि मैं इंतजार करूंगा और बहुत जल्द कुछ अच्छे फैसले होने वाले हैं। क्या कहा अली अमीन गंडापुर ने? सुनिए। देकर इंशाल्लाह मुझे यकीन है, जो बैठेंगे तमाम इदारे बैठ कर एक फैसला करेंगे और इस मुल्क पे हमें क्या चाहिए। तो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान का इनकी पासदारी हो, और कोई भी शख्स जितना भी ताकतवर बन जाए किसी आजादी ना कर सके, और एक आजादी का जो मजा किसी में नहीं है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद यकीन है इंशाल्लाह इस तरह बढ़ेंगे और मैं इंतजार करूंगा इस बात का जल्द पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा फैसला सामने आएगा। उसके बाद बुशरा बीबी रिहा हो गई, बनी गाला पहुंची, बनी गाला से पेशावर पहुंच गई। हुकूमत के अहम वुज़रा हैरान हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, वो दोबारा गिरफ्तार क्यों नहीं हुई। ये सवाल है जिसकी बुनियाद के ऊपर डील की अंडरस्टैंडिंग की बातें हो रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से गुज़श्ता रोज शिफा यूसुफ जई साहबा के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की वो सुनिए। नहीं, वैसे तो उनका खैर रिहा होना जो है वो गैर मामूली तो है ही, मामूली बात तो नहीं है। इतने अरसे बाद तकरीबन 1 साल बाद वो जो है वो रिहा हुई है। लेकिन आपके इल्म में होगा कि इनको पहले भी जेल नहीं ले जाया गया था, बिल्कुल, और उस वक्त भी बनी गाला में इनको रखने की कोशिश या फैसला था। तो ये जेल तो खुद जबरदस्ती जो है वो गई थी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो है वो जो चीजें हैं वो सामने आ जाएंगी। अगर कोई डील हुई है इन बिटवीन इमरान खान साहब और गवर्नमेंट से, तो खैर मैं ये बताने की पोजीशन में हूँ कि हमारे साथ तो उनकी कोई डील नहीं हो रही। अगर किसी और जगह पे हुई है तो वो बात सामने आ जाएगी। और डील की ही इस कहानी के ऊपर, इस मुमकिन डील की कहानी के ऊपर आज अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू की। क्या कहा सुनिए। ये बात हो रही कि इमरान खान ने डील कर ली है। ये हर थोड़े दिनों के बाद, आपको पता है कि हमारे जो खलाई मखलूक है वो बात करना, ये कोई बात फैला देती है कि डील किसके साथ होनी है और किस चीज की डील होनी है। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल कोई डील नहीं करूंगा,
अगर आपने मुझे मिलिट्री जेल में, आप जितनी मर्जी आईनी तरमीम ले आएं, आप मुझे मिलिट्री जेल में डाल दें, मैं अपने मौकफ से बिल्कुल नहीं हटूंगा। और उनके दो ही मौकफ हैं, मैं फिर से दोहरा देती हूं, और हमने कई दफा, लॉयर्स ने भी कई दफा आके ये दोहराया, उनके पार्टी के लोगों ने दोहराया, वो सिर्फ दो चीजों की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी। प्रोग्राम के आगाज में इसी डील के मामले पर बात करेंगे, लेकिन साथ ही रहिएगा क्योंकि आज कुछ बहुत ही अहम चीजें, खासतौर पर पाकिस्तान के ऐवान अदल में होने वाली तब्दीली के बाद जो आने वाली मुमकिन तब्दीलियां हैं, उस पर आगे चलकर प्रोग्राम में बात होगी। इस डील के मामले पर, डील और नो डील के मामले पर गुफ्तगू करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली जनाब शाहिद खटक साहब। मुझे स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब कादिर मंदोखेल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आगाज अली गौहर बलोच साहब मैं आपसे करूंगा, आपकी जमात को, आपकी जमात के अहम वुज़रा को, आपके रहनुमाओं को क्यों ये लग रहा है कि कोई डील हो रही है और राब्ते बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के इदारों के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर ये बात है कि डील की बात तो अपनी जगह पर, लेकिन कहीं ना कहीं से तो इनकी हमेशा सहूलतकारियां होती रही हैं। यही वजह है, ये उसी सहूलतकारी का ही नतीजा था जब गुड टू सी यू भी कहा गया, ये उसी सहूलतकारी का ही नतीजा था जब 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें हो जाया करती थी। ये उन्हीं सहूलतकारियों का ही नतीजा था कि 9 मई जैसे संगीन वाक़यात और उन वाक़यात के बाद जो उनके मुजरमान हैं उनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई ना हुई और ना ही कोई उनके खिलाफ सजाएं हो सकी, बल्कि स्टे ऑर्डर हुए और वो हेयरिंग जो थी वो रोक दी गई। और उसके बाद आज तक आपको पता है कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम बेगुनाह हैं, ना बेगुनाहों को इंसाफ मिल सका और ना गुनहगार अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। तो मैं समझता हूं कि ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं सहूलतकारी के, चाहे आप उसको डील का नाम ले लें, चाहे आप उसको कोई और नाम ले लें। और जो बुशरा बीबी साहिबा के किस्से हैं जिसमें कि फरा गोगी का आपको इल्म में है कि वो एक नेक्सस था जिसके जरिए पंजाब के अंदर एक वसी पैमाने पर करप्शन की गई और पंजाब के निज़ाम को सबोटाज किया गया, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। और फिर उसको मुल्क से फरार करवा दिया गया और आज तक जो दावे करते हैं कि बाकी सब तो चोर हैं और ये ईमानदार हैं, इन ईमानदारों ने आज तक फरा गोगी को वापस लेकर किसी अदालत में या किसी जगह पर नहीं आए। और ख़ास तौर पर जो तोशाखाना के किस्से हैं और वो जो ऑडियोज भी सामने हुई जो कि लाइन फोन से प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो हदायत दी जाती थी, वो भी किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। किस तरह से अरबों की जो चीजें थी जिनकी असेसमेंट्स जो थी वो कम करवाई गई। बलोच साहब ये बताएं कि फरा गोगी तो पाकिस्तान से बाहर हैं, बुशरा बीबी आप लोगों के पास मौजूद थी, और ये जितने भी अफसरान जिनका नेक्सस आप बताते हैं ब्यूरोक्रेसी का, ये भी भाप बनकर उड़ नहीं गए थे पाकिस्तान से। इनमें से कितने ऐसे अफसरान हैं जिनको आपने 3-3 करोड़ रुपए पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए देने पर, इन्हीं खवातीन को देने पर आपने उनको सजा दी हो, उनको नौकरी से फारिग किया हो? अगर वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में अभी भी मौजूद हैं और आप अरबों रुपए की करप्शन कहते हैं, तो इसका मतलब है 100 से जायद ऐसे 20 से 22 ग्रेड के अफसरान मौजूद हैं जो इंतहाई करप्ट हैं, पैसे देकर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। आपने उनको सिस्टम में रखा हुआ है, आप उनको सजाएं क्यों नहीं देते? देखें, बात यह है कि फरा गोगी के अकाउंट्स में जो अरबों रुपए की पैसा था और जिसका कि वो आज तक मनी ट्रेल देने की बजाय वो मुल्क से फरार हो गई, और जिस तरह से 6-6 कैरेट की जो अंगूठियां मांगी गई थी उनके भी किस्से पूरी कौम ने देखे हैं। तो आपका बिल्कुल सवाल ठीक है कि वो अफसरान, जाहिर है कि वो लोग जो कि हाँ, जो देने वाले हैं, ये अरबों रुपए आप कह रहे हैं जिन्होंने दिए हैं, इनको ये जो अरबों रुपए देने वाले हैं, इन्होंने इस वजह से तो नहीं दिया था कि इन्होंने खिदमत खल्क करनी है फिर उस सीट पर बैठकर, इन्होंने फिर अरबों रुपए देकर खरबों रुपए बनाया भी होगा। आपने इन करप्ट लोगों को पाकिस्तान के सिस्टम में छोड़ा हुआ है, आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोस्टली वो लोग जो कि इस वक्त पंजाब में अहम पोस्टों पर है, वो मोस्टली वो लोग हैं कि जो कि वाकई ईमानदार हैं।
ये तो उस वही वक्त लोग हैं ना बुजदार के वक्त जो में- बुजदार साहब के मेरी दौर में गुजारिश भी सुन थे। लेना, सिर्फ उनकी बुजदार के शफलिंग हुई वक्त है, में- उनकी सिर्फ शफलिंग हुई है, महकमा नहीं, तब्दील हुआ है। शफलिंग नहीं है। नहीं, वो सिंध तो ट्रांसफर नहीं हो सकते। जो पंजाब के जो पीएमएस अफसरान हैं, जो पंजाब के अफसरान हैं, उनको बलूचिस्तान तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते ना, सिर्फ फेडरल वालों को कर सकते हैं। तो ये जो अरबों रुपए देने वाले अफसरान हैं, क्या इनका सिर्फ महकमा तब्दील कर देना काफी था, या इनसे ये पैसा जो देने वाले हैं इनको सजा देना भी था? देखिए, आपने सवाल जरूर किया, सवाल जरूर करें, लेकिन उसका मुझे भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स करने दें और तबसरे की बजाय मेरी गुजारिश भी सुन लें। देखिए, गुजारिश ये है कि जो देने वाले थे, जाहिर है वो एक नेक्सस था 3 लोगों का, और जो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा नहीं था, उसमें दीगर भी कई मामला थे। और जाहिर है कि वो जिस तरह से कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब मुजरमान को गुड टू सी यू कहा जाए और उन्हें कहा जाए कि इन्हें मर्सिडीज में बिठा के लाओ और उनको रिमांड के अंदर ही छोड़ दिया जाए, तो फिर ये बात तो शुरू हुई थी सहूलतकारी से। तो ये सहूलतकारियां ही है ना। मुझे जवाब लेने दें। तो मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। ठीक है, आपने एक तरफ झूठे मुकदमात में 2-2 साल जमानतें नहीं होती थी, और एक तरफ जनाब फौरी तौर पर जो जमानत लेने जाता है उसको बरी कर दिया जाता है। तो ये बहुत सारी जगहों से सहूलतकारियां हो रही हैं। मैं इसके ऊपर सामने आ रही और आ भी जाएंगी। इससे पहले कि मैं शाहिद खटक साहब आपसे जवाब लूं, मंदोखेल साहब, आप मुझे बताएं कि आप, जाहिर है कि आपकी जमात इस वक्त जो है वो एक लिंचपिन है, वो दरमियान में मौजूद है, हुकूमत आपके वोटों पर खड़ी है, आप बाकायदा हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है। मुझे ये बताएं कि अगर मुमकिन तौर पर लेट्स जस्ट अस्यूम कि कोई राब्ता इस्टेब्लिश हो गया है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान, जिसका मतलब यह है कि जिससे पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबलाइज हो सकता है, तो क्या इसमें आपकी जमात को या नून लीग को परेशान होने की जरूरत है, या फिर इसको एक ब्रॉडर कंसेंसस में डेवलप करने की जरूरत है? ईसा नकवी साहब, आप अगर इस मसले को जड़ से पकड़े या जड़ देखे, तो वो जड़ आपने सही पॉइंट आउट की है कि 20-22 पीरियड के ब्यूरोक्रेसी है। और प्रैक्टिकली शायद खटक साहब, मुझे याद नहीं, शायद उसी दिनों में अली गौर बलोच साहब गवाही देंगे, मैंने प्रैक्टिकली एक बिल कौमी असम्बली में पेश किया था, जहां मैंने ये गुजारिश की थी कि हमारे बच्चे बच्चियां जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, वालिदैन अपना जमा पूंजी उस पर खर्च करते हैं, और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ये बाबे जो ना पिछले, आपको मैं बाबे के मोतसब आला पाकिस्तान जो ना वो चीफ सेक्रेटरी 2 सूबों रह चुका है, और पिछले 10-11 साल से वो एक्सटेंशन यानी कॉन्ट्रैक्ट बैठा हुआ है। उनका जो रजिस्ट्रार है वो पिछले 20 साल से, उस वक्त था, अब 21 साल हो गए, 21 साल से इस तरह पाकिस्तान में जो हुकूमत की मतलब की ब्यूरोक्रेसी होती है, न वो सिर्फ अपने पास बुला लेती है, बल्कि उसको कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सटेंशन भी देते नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी दोबारा उसे उनकी शानदार खिदमत जो ना वो हासिल करते हैं। और ये ब्यूरोक्रेसी है जो करप्ट लोगों के साथ भी होती है, क्रिमिनल लोगों के साथ भी होती है, और फिर अगली हुकूमत में फिर नई शफाफ हुकूमत के साथ होती है। और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कराया, और प्रैक्टिकली मैंने बिल भी जमा किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बात आपने की है डील के हवाले से, वो एक बादशाह गंजा था, उसने चरवाहे से पूछा कि मैं कोई गंजा तो नहीं हूँ, तो वो खटक साहब समझ रहे, वो जवाब बड़ा उल्टा है, लेकिन मैं थोड़ा आसान कर लेता हूँ। उसने कहा गंजा नहीं हो तो क्या हो, ठीक है। तो बात ये होता ना, इसको मैं डील नहीं कहूँ तो क्या कहूँ। अगर एक ही मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब और दूसरा बीबी साहिबा दोनों मुलजिम है, एक की जमानत हो दूसरी, और इसी तरह मैं अलीमा बीबी का और इनकी बहन दूसरी का, जिनके खिलाफ मैं उसकी शदीद मुखालफत करता हूँ, इतना जुर्म नहीं था, एक एहतजाज था, और एहतजाज को एटीसी में बदल किया, और फिर उसको यकीनन जिस तरह मुकदमा बन रहे, और फिर अचानक वो फैसल वाडा पहले ही बता देते हैं कि भाई अब ये भी रिहा होने वाला, ये भी आप पता है फैसल वाडा साहब के ताल्लुकात। तो मैं ये समझ रहा हूँ, फिर सबसे बढ़ के जो शक शुबात पैदा हुआ, शायद खटक साहब उसकी नफी करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो शक की नजर से पूरे पीटीआई में देखा जाता है, वो देखा जाता है अली अमीन गंडापुर साहब को, जो पहले भी आईएसआई के सेक्टर कमांडर ऑफिस में 7-10 घंटे मौजूद था, तो ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के फ्लोर पे बताया। और उसके बाद भी जहां पुलिस के ऊपर फायरिंग, शेलिंग, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, और ये शख्स अचानक सुलेमानी टोपी पहन के और गायब हो जाता है और पुख्तनख्वा हाउस पहुंच जाता है। वहां उनकी तलाशी ली जाती है आईजी ने, और उसकी बटवा, शनाख्ती कार्ड, मोबाइल सब छीन लेते हैं, मगर तलाशी लेने वाले शख्स नजर नहीं आता है आईजी को
اور وہ FC کے سامنے گزر جاتا ہے, موبائل نیٹورک بند ہوتا ہے, اور وہ پیدل جا کے مرگلہ کے پہاڑیوں پہ جا کے جو گاڑی ان کے انتظار کرے اس میں بیٹھ جاتے ہیں, اور 12 دنوں سے ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا کی اسمبلی ابھی چل رہی, وہ نمودار ہو جائے, میں ڈیل لیک ہو, کیا کہوں میرے بھائی. نہیں, لیکن اس میں میرا سوال یہ تھا کہ کیا اس پہ پریشان ہونا چاہیے یا اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے حکومت کو اور آپ کو. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں, یہ 100 مرتبہ ڈیل کرے مگر خدا کا واسطہ پاکستان پہ رحم کر لے. الحمدللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اب تھوڑی سی معاشی صورتحال بہتر ہو گئی ہے, مہنگائی تھوڑی بہتر ہو گئی ہے. اگر ٹھیک ہے, میں آتا ہوں, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. خٹک صاحب, آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, سہولت کاری ہو رہی ہے اور بھرپور سہولت کاری ہو رہی ہے آپ لوگوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پہ آتا ہوں, اس سے پہلے میں علی گوہر کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ ایسا کریں کہ آپ کے پاس گوگل ہے, آپ اس میں لے کے who are the top 10 most corrupt politician in the world. اگر اس میں نمبر 1 پہ نواز شریف کا نام نہ آیا, اور یہ میں سرچ ابھی میں نے سرچ کیا, حالانکہ مجھے نہیں تھا پتا, آپ سرچ کریں اپنے گوگل کے اوپر, یہ آپ کو گوگل بتائے گا, یہ آپ کو گوگل بتائے گا. یہ دیکھیں نمبر 1 پہ نواز شریف ہے. نمبر 2 پاناما کے سکینڈل میں پوری دنیا میں جو تصویریں چل رہی تھی, اس میں ایک پاکستانی پولیٹیشین تھا جس کی پکچر ٹاپ پہ چل رہی تھی, اس کا نام کیا تھا؟ نواز شریف. جی دیکھیں, ان کی کرپشن کی داستانوں کے اوپر تو انٹرنیشنلی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, اور یہ آگے کرپشن کی بات کرتے ہیں. یہ انہوں نے جو فلیٹس خریدے ہیں لندن میں, یہ کہاں سے پیسے آئے تھے؟ جب ان کی انکوائری شروع ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو بیٹی نے کہا کہ جی باپ کے, باپ نے کہا کہ جی بھائی کے, بھائی نے کہا کہ جی بیٹے کے, بیٹے نے کہا کہ چاچے کے بیٹے کے, چاچے کے بیٹے نے کہا کہ نہیں جی دادے کے. دادا کدھر ہے؟ دادا قبر میں. جواب نہیں دیا. جب ان سے رسیدیں مانگی گئی, جب انٹرنیشنل لیول پہ یہ ریکگنائز چور ہے, اور یہ آ کے چوری کی باتیں کرتے ہیں. دوسری چیز, اس ٹائم جو پنجاب میں چل رہا ہے گینگ آف 3, اس ٹائم ایک اسما بخاری ہے, ایک وہ مریم اورنگزیب ہے, اور ایک مریم نواز ہے. پنجاب کو کس کے حوالے کر دیا ہم نے؟ وہاں پہ اس ٹائم جو بیڈ گورننس یا جو حالات جو طلبہ نکلے ہیں, وہاں پہ جو کیسز ہوئے ہیں, تو اس کے بعد بھی آ کے ادھر ٹی وی پہ جو بھاشن دیتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کمفرٹیبل ہیں, بڑا پرفارمنس بہترین چل رہی ہے. جی دیکھیں, ان کو عوام نے مینڈیٹ کہاں سے دیا تھا اس کا؟ وہ تو آ کے قابض ہو گئے. اور یہ بات کرتے جی سہولت کاری کی. سہولت کاری تو وہ تھی کہ 50 روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر ان کا لیڈر لندن مفرور ہوا, 50 روپے کا سٹامپ پیپر جمع کرایا کہ جی میرے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں, 150 مجھے بیماریاں ہیں, وہ بیماریوں کے علاج کے لیے میں جا رہا ہوں, اور جاتی ہوں واپس آ جاؤں گا. پھر پوری قوم نے دیکھا کہ وہ کب آئے واپس. جی دیکھیں, ڈیل کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, یہ علی گوہر یا ان کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, ڈیلوں سے ان کا ماضی بڑا پڑا ہوا ہے. جدہ کون با کے گیا تھا, کون ڈیل کر کے گیا تھا؟ لیکن کیا آپ لوگوں کی بھی کوئی اس کے بعد لندن ڈیل کر کے کون بھاگا تھا؟ کیا بز کیا ہے پارٹی میں, کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے؟ ایک میں آپ کو بڑے واضح کہہ دوں, عمران خان صاحب نے کہا 100 سال بھی جیل میں رہ لوں گا, ڈیل نہیں کروں گا. اس ٹائم انٹرنیشنلی یا جو اس ٹائم جو فارم 47 کے ذریعے جو قائم شدہ حکومت ہے, اس کو پوری دنیا منہ نہیں لگا رہی, اور یہ ابھی ہم سے NRO چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں NRO مل جائے, عمران خان ہمیں NRO دے دیں اور ہماری جان چھوٹ جائے. تو ہم ان کی جان چھوڑنے والی نہیں ہے. انہوں نے میرا اور آپ کے ٹیکس کے پیسے چوری کیا ہے. عمران خان صاحب کی پالیٹکس کیا ہے؟ جب آپ حکومت میں تھے نا, تب یہ آپ سے آپ کہتے تھے کہ NRO مانگ رہے ہیں, کوئی سمجھ آتی تھی. ابھی تو آپ اپوزیشن میں ہیں. پاؤں پڑے ہوئے ہمارے عمران خان کے جیل میں, نہیں گئے تھے وہ سنجانی کی جلسے میں, پاؤں نہیں پکڑے عمران خان کے انہوں نے کہ اللہ کا واسطہ ہے جی کہ جلسہ جو ہے وہ کینسل کرا دے. وہ کون گئے تھے؟ مسکرا رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب آپ کی جی دیکھیں, خواجہ آصف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی فرمایا انہوں نے کہ جی خواجہ آصف نے کہا کہ جی الیمین جو ہے وہ ISI کے سیکٹر کمانڈر یا وہاں پہ ISI کے ساتھ تھے. جو اس ٹائم ڈیفنس منسٹر جو ICR کی پریس کانفرنس کی نفی کر رہا ہے, فورس تو کہہ چکی ہے کہ ہمارا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا, یہ تو ICR نے پریس کانفرنس کی قوم کو بتایا تھا. تو یہ تو اگر ان کا ڈیفنس منسٹر جو ان کو ہیڈ کر رہا ہے وہ خود ان کی بات کی نفی کر رہا ہے, تو جب پھر ہم کہتے ہیں کہ جی پالیٹکس میں ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے, پھر یہ 9 مئی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی 9 مئی ہو گیا تو 9 مئی میں ہو گیا. جی 9 مئی ہم نے کہا تھا کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائے, ان کی حکومت ہے,
करें इंक्वायरी कि 9 मई में कौन मुलविस था। हमारे भी शक्कू शुबात है 9 मई के हवाले से कि 9 मई में हमारे लोगों को ठीक है, ट्रैप किया गया था। आप ये कह रहे हैं कि ना कोई डील हुई है, ना कोई नहीं डील हुई है, ना कोई डील होगी। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि ऐवान अदल में होने वाली तब्दीलियां किस बड़ी तब्दीली का शाखसाना हो सकती हैं या पेश खैमा हो सकती हैं। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यार आप मेरे कान में बोले जा रहे हैं मुसलसल, दोबारा करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये दो पल में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अली गोहर बलोच साहब, शाहिद खटक साहब, कादिर मंदोखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ऐवान अदल में एक बड़ी तब्दीली हो चुकी है। जस्टिस याह्या अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस हैं, जो उन्हीं जजेस को अब एहतराम देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए नजर आ रहे हैं जो मातूब हैं हुकूमत की तरफ से। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस बख्तर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि वो काली भेड़े हैं। अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि इनकी बेगमात का क्रश है इमरान खान। राना सनाउल्लाह कहते थे कि ये मुतनाज़ा जज हैं, लिहाजा इनको आईनी बेंच में नहीं होना चाहिए। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब से जस्टिस याह्या आफरीदी ने उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी में लिया है, फुल कोर्ट में उन्होंने शिरकत की है, वीडियो लिंक के जरिए एक मैसेज गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो गुज़श्ता रात राना सनाउल्लाह, वही जिनकी हुकूमत बार बार इन जजेस की बुराई कर रही थी, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से कुछ गुफ्तगू की है, वो जरा सुनिए। नहीं देखें, सैयद मंसूर अली शाह साहब जो जज हैं वो बहुत ही कॉम्पिटेंट और बड़े हार्ड वर्किंग और बड़े यानी जो है वो एक यानी ऐसे अंदाज में काम करने वाले कि जिसको आप कहें कि वो नए ख्यालात और नए एक्सपीरियंस करने वाले आदमी हैं। जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे उस वक्त भी उन्होंने बड़ी रिफॉर्म्स जो है वो वहां पे इंट्रोड्यूस कराई थी, तो बड़े वो रिफॉर्मिस्ट हैं। ये रिफॉर्मिस्ट जज जो हैं ये किस तरीके से मिस कर दिया मुस्लिम लीग नून ने, और इनको अभी कैसे पता चला कि वो रिफॉर्मिस्ट जज हैं? अली गोहर बलोच साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से 2 दिन पहले तक आपके वुज़रा कह रहे थे कि इनको तो आईनी बेंच में नहीं होना चाहिए, इनको तो इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए। आपके मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं वो ट्वीट्स कर रहे थे इसके हवाले से। क्या तब्दील हुआ है जिसने आप लोगों का मौक़िफ़ तब्दील कर दिया है? देखिए, बिल्कुल आपके जवाब से पहले मैं खटक साहब की खिदमत में ये जरूर अर्ज करूंगा कि वो करप्शन के ऊपर रोशनी डाल रहे थे, और वो अरबों रुपए की करप्शन जो थी, जो इन्होंने जिसको कि ये सो कॉल्ड जंगला बस कहते थे, जो इन्होंने केपीके में चलाई, उसकी अरबों रुपए की करप्शन भूल गए। फिर जिस तरह से मालम जब्बा के स्कैंडल में इन्होंने अरबों रुपए खाए वो भूल गए। जिस तरह से केपीके में अब भी करप्शन का बाजार गर्म है और बोलियां लगती, उस माहौल को भूल गए। उस केपीके में कि जिसमें आज तक ये कोई फॉरेंसिक लैब नहीं बना सके, जिसके के पेशावर शहर को भी सेफ सिटी का दर्जा नहीं दे सके, और माली तौर पर उसको दिवालिया निकाला हुआ है। और इसके अलावा जो इनका सुनामी ट्रीज का स्कैंडल था, जिसमें इन्होंने अरबों रुपए खाए, हत्ता कि इस तरह के अगर मैं गिनवाने लगूं तो फिर तो घंटा भी कम है। बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं जो ये मैं बता रहा हूँ, ये छोटे नहीं है। रिंग रोड का स्कैंडल आपको याद होगा, और बहुत सारे। तो मकसद ये है कि ये दिहाड़ी लगाने वाला इनका, वो एक पंजाबी की कहावत है कि विचू विचू खाई जाओ तो तू रोला पाई जाओ। तो ये तो इन्होंने तो पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर दी हैं एक इंतशार के जरिए। और वो कह रहे हैं पश्तो की कहावत बताएं मुझे जी, पंजाबी की पश्तो में आप इनको उर्दू में ट्रांसलेट कर दें तो मैं वो खटक साहब। अच्छा मंसूर भी नहीं है ना। मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बताएं। जो अगर खटक साहब जाती तौर पर एक शरीफ बंदा है तो इनकी तरफ तो कोई हाथ नहीं उठाता, लेकिन माजरत के साथ ये जिनकी वकालत बैठ के करते हैं उस बात से हम इत्तेफाक नहीं करते।
वो तो करप्ट लोगों का टोला है, जिनकी हमशीरा जो है वो कहे कि मैंने अरबों रुपया सिलाई मशीनों के जरिए कमा लिया है, मतलब कोई बात करने वाली या सोचने डिबेट वाली हम है, ना कहीं और ले वो सिलाई जाएंगे। मशीनें केपी की हुकूमत को दे दें। ठीक है, आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, आपने करप्शन वाले मामले पे आपने रिस्पॉन्ड कर दिया। अब टॉपिक पे वापस आ जाएं। मंसूर अली शाह साहब, देखिए बात ये है कि मुहिम हमने नहीं, उस चीज में एक कॉम्पिटेंट जज को मुतनादे बनाने में किरदार हमारा नहीं, किरदार पीटीआई का, जिन्होंने डे 1 से ये ढोल बजाने शुरू किए कि जनाब मंसूर शाह साहब आएंगे तो ये कर देंगे, मंसूर शाह साहब आएंगे तो वो कर देंगे। मेरा ख्याल है कि जितना उनके कैरियर को इन लोगों ने डैमेज और मुतनादे बनाया, वो कह रहे हैं कि डर गए हैं ये मतलब है कि जिस तरह से इन्होंने मुतनादे बनाया है उनको, वो उसकी मिसाल ये खुद है। और मैं समझता हूं कि एक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, हाँ वो सहूलतकारी करते हुए, और वो जो उज़मा बुखारी साहब का आप सुना रही थी कि इम्मी की मोहब्बत, वो इम्मी की मोहब्बत तो वो बिल्कुल सर चढ़ के बोलती है, लेकिन वो मोहब्बत और किसी का कॉम्पिटेंट होना दो अलग अलग चीज है। मंसूर अली शाह साहब एक कॉम्पिटेंट जज है, इसीलिए वो उस पैनल में शामिल थे। ठीक है बलोच साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। मंदोखेल साहब, मेरी गुजारिश सुन लेना, उस पैनल में फैसला हुआ, जाहिर है एक बंदे ने चीफ जस्टिस बनना था, उसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी लोग जो थे वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, जाहिर है किसी एक ने बनना, एक का चुनाव हो गया, वो भी सीनियर मोस्ट जज हैं, जाहिर है अपने काम को समझते हैं और बड़े आसान तरीके से अंजाम देते हैं। सही, ठीक है। मंदोखेल साहब, जिस तरीके से पहले हुकूमत ने कहा कि ये दो मुतनाज़ा हैं ऊपर वाले, इनको नहीं होना चाहिए आईनी बेंच में, याहिया आफरीदी क्योंकि मुतनाज़ा नहीं है तो कहीं वो मुतनाज़ा होना जाए इसलिए उन्हें नहीं होना चाहिए, और उसके बाद से सीनियरिटी शुरू होनी चाहिए। तो आप तो वकील भी हैं, आप इन मामलात को समझते भी हैं, ये जो टिंकरिंग हो रही है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ और अदालती निज़ाम के साथ, डू यू थिंक कि ये हुकूमत को सूट करता है? आप लोगों ने क्या मशवरा दिया इन्हें मंसूर अली शाह साहब के हवाले से? देखिए ईसान नकवी साहब, मैं थोड़ा सा गुजारिश करूं कि एक तो कल सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन हुआ, पीटीआई का पैनल हार गया, पीपल्स पार्टी का हिमायत याफ्ता पैनल जो है ना सुप्रीम कोर्ट हमारी एक्सलेंसी जीत गई। जहां इनकी वकला ये कहते थे हमारे लाशों पे गुजरेगा, वो सिर्फ इलेक्शन का एक स्टंट था जो गुजर गया और अब कोई नजर नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि आप मंसूर अली शाह साहब के हवाले से जो कल का मेरा मौक़िफ़ था वो आज भी है, न वो चल सकता है न वो सुप्रीम कोर्ट चलने देगा। सर, आप सीनियर प्यूने जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर ये नमूनी, अरे अब ठीक है जो मर्जी सुन ले मेरी बात। मुकाफात अमल ये है कि जस्टिस साहब को या आफरीदी साहब की निस्बत पहले बुला लिया सुप्रीम कोर्ट में ताकि वो चीफ जस्टिस का बन जाए, और या आफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट, उसके मुकाबले में सिंध हाई कोर्ट के मुनीब अख्तर साहब जो चौथे नंबर पे थे उनको बुला लिया ताकि वो 20 के बाद या आफरीदी साहब को बुला लिया। तो मुकाफात अमल है, ये दो जजेस नहीं चल सकते। इनकी रवैया, इनकी जो पिछले इक़ामात थे जहां वो अपने चीफ जस्टिस को से वजात मांगते थे, जहां वो सदर पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस को नहीं मानते थे, जहां वो कमेटी को नहीं मानते थे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो होते। और मैं ये कहूंगा कि हुकूमत को एक और तरमीम लानी पड़ेगी। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसको 3 से 5 करनी पड़ेंगे, ये 2 जजेस नहीं चलने देगा। ये बात मेरे रिकॉर्ड पे ऐसा बना ले, और आप सारी माजी की बहुत सारी फैसले में बात कर सकता हूँ, काफी पुरानी बात हो गई। वैसे ये बात चल रही है, कब तक आपको लगता है कि ये आ जाएगी तरमीम बताइएगा। ये कानून साजी का बताएं, ये बाज़गश चल भी रही है कि हुकूमत अब कोई लेजिस्लेशन लाकर 26वीं आईनी तरमीम के बाद कुछ मजीद चीजें सेटल करने जा रही है। ये कानूनी नया अमेंडमेंट एक्ट कब तक आ रहा है? देखिए हुकूमत का या असम्बली का, शायद खटक साहब माशाल्लाह एमएनए हैं, 8-10 लाख आबादी के वोटों से ये बन के आए है। तो पश्तो में एक कहावत है कि अगर असम्बली मौजूद है तो फिर किसी हर खान से नहीं पूछा जाता है, जिसको आम अल्फाज पश्तो में कान कहते हैं, यानी हर चौराहे पे घूमने वाले शख्स से नहीं पूछा जाएगा। असम्बली के अंदर जो अक्सरियत हुकूमत की थी उन्होंने साबित करके कानून बना लिए, और ये इनका हक है
कि हर रोज के नया अमेंडमेंट लाए, इसको कोई भी रोक सकता है। ठीक है। किसी जज को, किसी जर्नलिस्ट को, किसी जर्नलिस्ट को ये हक नहीं है कि उस पर तनकीद करे। तनकीद जरूर कर रहे हैं, सही, मगर ये उनका काम नहीं है। काम असेंबली का है, वो रोज ला सकता है, कोई भी अमेंडमेंट ला सकता है। सही मंदोखिल साहब मेरे साथ रहिए, अली गौहर बुल्लो साहब मेरे साथ रहिए, शाहिद खटक साहब मैं आपसे जवाब लूंगा इन दोनों साहिबान की गुफ्तगू। मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जवाबात मुख्तसर रखिएगा, वक्त मेरे पास अब कम रह गया है। आपके ख्याल में हुकूमत ने बेगमात के क्रश, काली भेड़ें, बिके हुए जमीर, बेजमीरों का टोला, सहूलतकार, आइन को रीराइट करने वालों का लेबल लगाने के बाद ये सबसे कॉम्पिटेंट जज का जो सफर है, एक तो ये कैसे तय किया, दूसरा ये कह रहे हैं कि आप लोगों की हिमायत सीनियर प्यूने जज को ले डूबी? जी देखिए, पहले तो मैं अली गौहर के उन सवालों का जवाब जरूर देना चाहूंगा। जी देखिए, पहली बात ये कि मालम जब्बा और बीआरटी का इन्होंने जिक्र किया, इनकी फेडरल हुकूमत है, नैब इधर है, कराएं इंक्वायरी, कराएं जिन्होंने करप्शन की, पकड़े उनको, हमने मना किया उनको। नंबर सेकंड, इनकी कारकर्दगी पाकिस्तान में पिछले 35-40 साल में ये रही है, एक हॉस्पिटल नहीं बना सके कि उसमें नवाज शरीफ का ये इलाज करा सकते। नंबर थर्ड, आज कैंसर हॉस्पिटल का संगे बुनियाद तो खुद तो प्लेटलेट्स गिरा के लंदन भाग गया था इलाज के लिए, इधर करा था, क्यों नहीं करा रहा इधर? अभी तो संगे बुनियाद रखा है ना, उसमें कैसे इलाज 40 होगा? वो साल बनेगा बाद, तो उसमें 40 साल बाद। और जी देखिए, ये कह रहे हैं कि बिलियन ट्री, जी देखिए WWF इंटरनेशनल इदारा है, उसने रिकग्नाइज किया कि जो बिलियन ट्री का सुनामी का प्रोजेक्ट था, ये इस दुनिया की तारीख में बड़े जंगलात में उनका शुमार होगा। आज लाहौर में फोक का क्या हाल है? इन्होंने एक दरख्त नहीं लगाया। ये क्यों पोल्यूशन लाहौर में और पंजाब में इस टाइम पड़ी हुई है? क्योंकि इन्होंने फ्यूचर की प्लानिंग ही नहीं की। जो हमारे दौरे हुकूमत में जजेस पे आ जाए। अच्छा, जजेस पे आता हूं। जी देखिए, वो कह रहे हैं आपकी हिमायत ने दबोच मैं दिया। आपको एक बात बताऊं, मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने बल्ले का जब निशानन से लिया जा रहा था, उन्होंने क्या फैसला दिया था? जब मिलिट्री कोर्ट्स का डिसीजन आ रहा था, मंसूर अली शाह साहब के आप रिमार्क देख ले, उनका फैसला जजमेंट उठा के देख ले। एक भी ऐसा मौका नहीं है कि मंसूर अली शाह साहब ने हमारे हक में फैसला किया सिवाय मखसूस नशिस्तों के। मंसूर अली शाह साहब की हम तो सिर्फ मेरिट की बात कर रहे थे। बातें फैला रहे थे कि ये आ जाएंगे तो 8 फरवरी का इलेक्शन खुल मेरिट की बात कर रहे थे सिर्फ कि जो मेरिट नंबर 1 पे है उनको लगाएं। अगर यही आफरीदी साहब नंबर 1 पे होते हम कहते लगाएं, अगर मुनीब अख्तर साहब नंबर 1 पे होते हम कहते लगाएं। हम तो नंबर 1 की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड ये बात इधर आपको आपके रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूं, अगले 4 से 5 माह के अंदर आप ये प्रोग्राम इधर बैठ के करेंगे कि जी हुकूमत आफरीदी के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि वो मेरिट पे फैसले करेगा और वो मेरिट वाला बंदा है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है पेशावर हाई कोर्ट का, चीफ जस्टिस रहा है, उनका माजी जो है वो इंतहाई बेहतरीन रहा है। और हम उनसे यही तवक्को रखते हैं कि जी देखिए, जब आप इंसाफ लेकिन आप करते तो हैं, कह रहे थे अगर मंसूर अली शाह साहब को ना लगाया तो हम लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे। देखिए, हम तरमीम के खिलाफ थे बुनियादी तौर पे। जिस तरीके से तरमीम लेके आ रहे थे, लोगों को अगवा करके, लोगों को परचेज करके, लोगों को घरों के ऊपर कारखानों को बंद करके, लोगों को नुकसान पहुंचा के, हमारे आदिल बाज़ी के साथ क्या हुआ, क्वेटे वाले के साथ, हमारे पंजाब के MNAs जो है उनके साथ क्या नहीं हुआ, 15-15, 20-20 करोड़ रुपए के नुकसान देगा। और आखिरी बात अगर आप मुझे कंप्लीट करने दे, जी देखिए, हमारा बुनियादी जो इशू था वो तरमीम के ऊपर था, वो जजेस के ऊपर नहीं, वो किसी की जात और शख्सियत के ऊपर नहीं था। ठीक है, वक्त कम रह गया। मुझे अली गौहर बुल्लो साहब, कादिर मंदोखिल साहब, दोनों से ही सवाल है। काजी फाइज़ साहब के साथ जो गुज़श्ता रात वाकया पेश आया लंदन में, हुकूमत बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है। वो कह रही है कि उन पाकिस्तानियों की शहरियत पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे जो इन्वॉल्व थे। बुल्लो साहब, पहले तो आप ये बता दें कि आप हाई कमिश्नर से कहकर, डॉक्टर फैसल साहब वहां पर मौजूद हैं, बरतानवी लंदन हुकूमत के साथ ये मामला उठाएं, जिनके खिलाफ बरतानवी हुकूमत कहती है कि इन्होंने वहां पे कानून की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ तो करें तादीबी कार्रवाई। लेकिन आप कह रहे हैं कि सबकी शहरियत ही मनसूख कर देंगे। देखिए, ये जो तूफाने बदतमीजी है, ये जाहिर है लंदन में भी वही किया जाता है, और जो पाकिस्तान में किया जाता है वो तो फिर पूरी दुनिया ने देखा है कि जिस तरह की दहशत गर्दों के टोले ने जिस तरह की 9 मई की दहशत गर्दियां की, जिस तरह की धरनों के अंदर दहशत गर्दियां की। और वो देखें, बड़े तज्जुब वाली बात है, जो इनकी सहूलतकारी करते हैं उसको उनको कुछ नहीं कहते। जो जज इंसाफ पसंद हैं, जिनको ये मतलब है कि जिनके खिलाफ ये रेफरेंस भेजा था, आज उन्हीं के जरिए
इन्होंने लंदन में उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। और ये वही टोला है ना जिन्होंने, लंदन तो बड़ी दूर की बात है, मदीना शरीफ जैसे मुकद्दस शहर में जिन लोगों ने बदतमीजी की, और वहां पर जहां पर कि कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता, और जहां पर जिसमें कुरान पाक में हुक्म है कि आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, वहां पर इन्होंने नारेबाजियां की, गालम गलूच किए, हत्ता कि आपने देखा लोगों के बाल तक नोचे वहां पर रोजा रसूल पर। तो मैं समझता हूँ कि ये बदबख्तों का टोला है। तो कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं ना मंदोखिल साहब? कोई शरीफ आदमी तो अपनी, ठीक है, शरीफ आदमी तो इस किस्म के बदतमीज लोगों से अपनी जान बचा के ही जाएगा। ठीक है मंदोखिल साहब, 40 सेकंड्स, क्या शहरियत मंसूख हो जानी चाहिए जिन्होंने वहां पर एहतजाज किया उनकी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लंदन में जो हुआ या इससे पहले मदीना शरीफ में जो हुआ, ये इंतहाई नाखुशगवार वाक़यात है। मगर मैं इस पे ये कहूंगा, जरूर लंदन के कानून या पाकिस्तानी में इस टाइप के एहतजाज के कानून के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आप अगर शरीयत के खिलाफ करेंगे तो मैं जाती तौर पर उसकी बिल्कुल मुखालफत करूंगा, और ये कहूंगा कि उन्होंने तो एहतजाज किए, ये जो जेल के अंदर कत्ल दहशतगर्द के लोग बैठे हुए ज्यादा मेजॉरिटी, तो सारी जेलों के अंदर जो लोग बैठे हैं इनकी भी पासपोर्ट और शरीयत कैंसिल कर दे। ये कोई वो नहीं है कि आपको इसकी पासपोर्ट मंसूख कर दे, शरीयत कैंसिल कर दे, सजा जरूर दे जो उन्होंने गुनाह किए, मगर इस नहज तक नहीं पहुंचना चाहिए, इस नहज तक नहीं पहुंचना चाहिए। खटक साहब, आप कुछ लिख रहे थे, 40 सेकंड्स। जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। मैं एक जुमले में वो करता हूँ, देखिए प्रोटेस्ट जो है ये हर इंसान का बुनियादी राइट है, और ये कह रहे हैं कि जी हम उनकी शहरियत मनसूख करेंगे, पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे। हमें वो भी याद है नवाज शरीफ के बेटों का, जब उनको बुलाया गया पाकिस्तानी अदालत तो वो इनकारी हो गए कि जी हम तो पाकिस्तानी नहीं है। अगर उनके ऊपर पाकिस्तान का कानून नहीं अप्लाई हो सकता तो वो भी तो लंदन के शहरी है, उनके ऊपर भी तो कोई पाकिस्तानी कानून का इतलाक नहीं होगा। बाकी मैं इन चीजों को बिल्कुल इनकरेज नहीं करूंगा कि आप जो है ऐसा प्रोटेस्ट करे जो फिजिकली हो। बाकी उसने चीफ जस्टिस ने जो किया है, जो अदलिया का वकार उन्होंने मजरूह किया है, जिस तरीके से उन्होंने जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल किया है, तारीख में बदतरीन अल्फाज में उनका जिक्र होगा। वक्त खत्म हो गया है। अली गौहर बलोच साहब, शाहिद खटक साहब, कादिर मंदोखिल साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।